बच्चों, आज हम आलोक धनवा के द्वारा लिखी गई रचना पतंग का रसास्वादन करेंगे। इस रचना के माध्यम से कवि ने बाल मन के सुंदर सपनों का अनूठा चित्रण किया है। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगें मानो वे ऊंचाइयां हैं बाल मन जिनके पार जाना चाहता है, जिनको छूना चाहता है। तो बच्चों के इन सपनों में हम भी उनके साथ हैं। कविता का रसास्वादन करते हैं। उससे पहले मैं उसका वाचन करूंगी। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यानी वर्षा ऋतु का जाना और शरद ऋतु का आना। यानी तेज बौछारों वाला मूसलाधार वर्षा वाला भादों का महीना जा चुका है। प्रातः काल का समय है और प्रातः काल का सुंदर वर्णन कवि ने खरगोश की सुंदर आंखों की तरह किया है। यानी प्रातः काल, उगता हुआ सूर्य, सुबह का उजाला, तो जैसे खरगोश सफेद और उसकी लाल आंखें, तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। मानवीकरण का सुंदर प्रयोग। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु का अपने उसी क्रम में आना, पुलों को पार करना, माने वर्षा के पश्चात शरद ऋतु का पुनः आगमन। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद मानो कोई डाकिया है या कोई फेरी वाला है जो अपनी नई चमकीली तेज साइकिल तेज चला रहा है, जो घंटी जोर जोर से बजा रहा है, जो चमकीले इशारों से बुला रहा है। किसको? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यानी शरद ऋतु के समय मौसम बहुत अच्छा होता है, न बहुत गर्मी न बहुत सर्दी। वातावरण खुला खिला, प्रातः काल का खुला आसमान, चमकीली धूप और प्रातः काल का कलरव, बच्चों का शोरगुल, चहल पहल। तो ये यहाँ पर बुलाने का तात्पर्य है कि मानो शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए आमंत्रित कर रही है। वातावरण बहुत अनुकूल है पतंग उड़ाने के लिए। इसीलिए आगे कवि कहता है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। यानी मौसम भी पतंग उड़ाने के लिए एकदम अच्छा है, एकदम अनुकूल है। अगर आंधी होगी, बारिश होगी तो पतंग तो नहीं उड़ेगी। इसलिए कवि कह रहा है कि शरद ऋतु मानो बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए आमंत्रित कर रही है, आकाश को इतना मुलायम बना रही है कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब यहाँ पर पतंग की विशेषताओं का वर्णन किया है, उसका सुंदर चित्रण किया है कि वो पतंग जो दुनिया की सबसे और हल्की और रंगीन है। यानी एकदम हल्की होती है पतंग, हल्के कागज से, तभी तो आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूती है। रंगीन इसलिए कि जब आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं और सबसे पतले कागज से बनी हैं और उन्हें बांस की पतली पतली कमानियों का सहारा दिया गया है। तो पतंग की विशेषता है कि पतला रंगीन कागज, हल्का, बांस की पतली कमानियां, और जब बच्चे पतंग उड़ाएंगे तो वो पतंगें आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छुएंगी और आसमान के सभी हिस्सों में उड़ेंगी। तो बच्चों की इसके साथ ही खुशी से सीटियां, किलकारियां व हर्ष ध्वनि वातावरण में गूंज उठेगी और उसके साथ ही सुनहरे मौसम में तितलियां भी मानो पतंगों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो यहाँ हमने देखा बच्चों कि शरद ऋतु के आगमन का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि शरद ऋतु में प्रकृति की चमक, सुंदरता के संकेत पतंग उड़ाने वाले बच्चों को आमंत्रित करते हैं। आसमान इतना कोमल, साफ और विस्तृत हो जाता है कि पतंग को उड़ने के लिए पूरा स्थान मिले और पतंग ऊंचाइयों को छू सके। आगे देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती है हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए।
यहाँ पर बच्चों की तुलना कपास से की है। कपास अर्थात रुई, जैसे रुई कोमल होती है, वैसे कवि कहता है बच्चे भी जन्म से अत्यंत नाजुक और कोमल हैं। वो जन्म से ही अपने साथ कोमलता का भाव लेकर आते हैं। जैसे रुई श्वेत होती है, सफेद होती है, वैसे ही बच्चे भी निर्मल और पवित्र मन के होते हैं। जैसे रुई में तमाम रेशे होते हैं, वैसे ही बच्चों के तमाम सपने होते हैं। और जब वो पतंग उड़ाते हैं, जो कार्य बच्चों प्रिय लगता है, जो अच्छा लगता है, उस काम को करने में हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि फिर हमें सर्दी, गर्मी, बरसात या बाहरी दुनिया की चिंता नहीं रहती। तो यहाँ पर भी कवि ने बच्चों का पतंग उड़ाने में जब वो मगन हो जाते हैं, उसका सुंदर वर्णन किया है कि जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, यानी जब वो पतंग उड़ाने में तल्लीन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों को सहारा देने के लिए उनके पास आती है। वो अपने कोमल पैरों से पृथ्वी को भी, धरती को भी नरम बना देते हैं। बच्चों की कोमलता को छूने के लिए पृथ्वी भी लालायित रहती है और उनका स्पर्श करने के लिए उनके आसपास घूमती है, मानो सारी धरती भी उनको छोटी पड़ जाती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, बच्चे अपनी किलकारियों, सीटियों और शोरगुल से सभी दिशाओं को मृदंग की तरह, नगाड़ों की तरह बजाते हुए प्रतीत होते हैं। माने जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और उसके साथ जिस तरह की हर्ष ध्वनि वे करते हैं, किलकारियां भरते हैं, सीटियां बजाते हैं, तो वो वातावरण में गूंज उठती है। इसलिए दिशाएं भी मानो गुंजायमान हो उठती हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो कवि यहाँ पर कहता है कि वो बच्चे लचीले होते हैं, जैसे वृक्षों की डालियां, जैसे पेड़ों की डालियां। तो जब वो पतंग उड़ाते हैं, पतंग की डोर उनके हाथ में है, दृष्टि उनकी आसमान की ओर है, तो वो पतंग के साथ, डोर के साथ आगे पीछे झूल रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है मानो पेड़ की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग से इधर उधर डोलते हैं, अपनी मस्ती में डूबकर झूला झूलते से दौड़ते चले आते हैं। और अगर पतंग उड़ाते समय कभी छत के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, गिर जाते हैं या गिरने से बच जाते, गिर भी जाते तो साफ बच जाते, यानी गिरते गिरते बच जाते, तो उन्हें गिरने से कौन बचाता है? उन्हें गिरने से बचाता है उनके रोमांचित शरीर का संगीत, यानी उनका शरीर का रोमांच, यानी उनका मन तो पतंग से जुड़ा हुआ है। पतंग के साथ, ऊंची उड़ती पतंग के साथ वो रोमांचित होते हैं। डालियों की तरह उनका शरीर लचीला है, तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। ऐसा लगता है कि पतंग की डोर को वो नहीं पकड़े हैं, पतंग की डोर उन्हें पकड़े है, यानी पतंगों के साथ उनकी धड़कनें जुड़ी हुई हैं। पतंगों की ऊंचाइयों के साथ जो उनकी धड़कनें जुड़ी हैं, तो वो धड़कती ऊंचाइयां उन्हें एक धागे के सहारे थाम लेती है। ऐसा लगता है पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, यानी पतंग केवल नहीं उड़ रही है, मानसिक रूप से अपने रंध्रों के सहारे। बच्चों, योग साधना के संदर्भ में ये प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम इसका अर्थ लेंगे, यानी मानसिक रूप से उनका मन, उनका मस्तिष्क भी पतंग के साथ उड़ रहा है। और अगर कभी वो छतों के किनारों तक आकर गिरने से बच जाते हैं, तो अगली सुबह यानी अगले दिन वो और भी निडर होकर पतंग उड़ाते हैं और धरती और भी बेचैन पैरों के पास तेजी से घूमती चली आती है। यानी पृथ्वी, उनकी हिम्मत दुगनी हो जाती है, उनका हौसला दुगना हो जाता है और पृथ्वी उनके बेचैन पैरों को सहारा देने के लिए और भी तीव्रता से घूमती चली आती है। तो बच्चों, अगर हम इसके सौंदर्य की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम इसके रस की बात करें, तो वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण हुआ है, उसके साथ माधुर्य गुण है। और भाषा की बात करें तो भाषा, खड़ी बोली और प्रसाद गुण और लाक्षणिक,
है ना। जैसे हम कहते हैं भाषा खड़ी बोली एवं शब्द चयन भावों के अनुरूप है। लाक्षणिक, सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण। और चित्रात्मक, चित्रात्मक हम वहां पर कहते हैं जहां पर बिंबों की भरमार हो। बिंब माने आकृति, तो यहाँ पर सुंदर दृश्य बिंब योजना है भी आप कह सकते हैं, या बिंबों की भरमार है भी कह सकते हैं, या भाषा चित्रात्मक है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। बच्चों की कोमलता, चंचलता और निर्भीकता का सुंदर वर्णन किया गया है। और बाकी विशेषताएं तो कविता सरल है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। बाकी विशेषताओं में हम छंद की बात अगर करें तो मुक्त छंद है, तो भाषा हो गई, और छंद हो गया, रस हो गया, अलंकार हो गया, ठीक। और मानवीकरण अलंकार भी हमने बताया था, तो मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो आज की इस कविता को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस कविता में भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हम अगली कक्षा में अगली कविता या पाठ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।